वो मैं नहीं था। वो कौन था? वो दो भाई थे। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। मेरे स्कूल के दिनों के साथी थे। दोनों से ही अच्छा मेल जोल था, परंतु कई वर्षों तक मेल मुलाकात ना हो सकी और संपर्क टूट गया। कई महीने पहले सुना कि उनमें से एक बहुत बीमार है। मैं अपने गांव लौट रहा था, सोचा रास्ते में उन लोगों के यहाँ होकर चलूं। उनके घर पहुंचा तो एक ही भाई से मुलाकात हो पाई। उसने बताया कि छोटा भाई बीमार था। मित्र ने कहा, तुम्हारे दिल में कितना स्नेह है, जो हम लोगों का ख्याल कर इतनी दूर से हमसे मिलने आए। छोटे भाई की तबीयत ठीक है, उसे सरकारी नौकरी मिल गई है, यही गया है। फिर बड़े भाई ने हंसते हंसते मोटी मोटी जिल्द में लिखी एक डायरी मुझे दिखाई। वो कहा कि अगर कोई इस डायरी को पढ़ ले तो भाई की बीमारी का रहस्य समझ जाएगा। मैंने डायरी ले ली। समझ गया कि मैं एक मनोरोग से पीड़ित हूं। लिखावट बहुत ही अटपटी और बेतरतीब थी और इसमें कुछ देसी प्यार की बातें भी लिखी हुई थी। डायरी में तारीखें नहीं थी, केवल स्याही के रंग और लिखावट के फर्क से अनुमान लगाया जा सकता था कि ये अलग अलग समय में लिखी गई होंगी। डायरी के एक हिस्से में तरतीब भी थी। चिकित्सा विज्ञान में शोध की दृष्टि से उपयोगी हो सकने वाले एक हिस्से को मैंने नकल कर लिया। डायरी की एक भी बेतुकी बात को मैंने बदला नहीं है। कुछ नाम जरूर बदल दिए हैं जो देहाती लोगों के हैं, जिन्हें कोई जानता पहचानता तक नहीं। जहां तक डायरी के शीर्षक का सवाल है, स्वयं लेखक का दिया हुआ है, पागल की डायरी। मुमकिन है कि ये शीर्षक उसने ठीक हो जाने पर ही दिया होगा, इसलिए मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, इसे नहीं बदला। आज की रात चांद बहुत उजला है। मैंने पिछले 30 वर्षों में चांद को कभी नहीं देखा, इसलिए आज जब उसे देखा तो मन में उमंग लहराने लगी। लगता है पिछले 30 वर्ष अंधकार में ही बिता दिए। अब मुझे चौकस रहना होगा। कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना शमशेर सिंह का कुत्ता मुझे 2 बार क्यों ढूंढता? मेरा डर अकारण नहीं है। रात है, चांद का कहीं पता नहीं। ये अमंगल सूचित है। आज सुबह जब मैं सतर्कता से बाहर निकला तो शमशेर साहब ने मुझे ऐसे देखा मानो डर गया हो, मानो मेरा खून करना चाहते हो। वहां 7-8 दूसरे लोग भी थे जो फुसफुसाकर मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, जैसे डर रहे हो कि कहीं मैं उन्हें देख ना लूं। जितने भी लोग मिले सबका यही हाल था और उनमें जो सबसे डरावना था वो मुझे देखकर जोरों से हंसने लगा। मैं सिर से पांव तक कांप उठा। समझ गया कि इन लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन इस बात पे डरा नहीं। मैं अपनी राह चलता रहा। मेरे आगे कुछ बच्चे जा रहे थे, वो भी मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। उनकी आंखों के भाव शमशेर सिंह जैसे थे और चेहरे डर से पीले पड़े हुए थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं पूछ बैठा, क्यों, क्या बात है? अरे मुझे बता दो। अरे रुको, ठहरो, अरे कहाँ भाग रहे हो? लेकिन मैं सब भाग गए।
समझ में नहीं आता कि शमशेर सिंह मुझसे क्यों नाराज है, या फिर दूसरे लोग मुझसे क्यों खफा है। बस इतना याद आ रहा है कि 20 वर्ष पहले एक स्वामी की पुरानी बही पर गलती से मेरा पैर पड़ गया था और दलेसर मिश्र जी मुझसे नाराज हो गए थे। मगर मिश्र जी का शमशेर सिंह से क्या मतलब? अरे वो दोनों तो एक दूसरे को जानते पहचानते तक नहीं। हाँ, जरूर उन्होंने किसी दूसरे से इसके बारे में सुन लिया होगा और बदला लेने की ठान ली होगी, तभी तो वह सड़क चलते लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। पर इन बच्चों से इस सब से क्या मतलब? अरे ये लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये लोग ऐसे मुझे घूर घूर कर क्यों देखते हैं, जैसे डरे हुए हो, जैसे मेरा खून करने की गात में हो। बहुत घबराहट होती है, क्या करूं, अजब परेशानी है। मैं समझता हूं इन लोगों ने सब जरूर अपने माँ बाप से सीख लिया होगा। हाँ। रात में नींद नहीं आती, बिना अच्छी तरह सोचे विचारे कोई बात समझ में नहीं आ सकती। इन लोगों को देखो, इन लोगों को मैजिस्ट्रेट कटघरे में बंद करवा चुका है। बहुत से लोग आसपास के जिम्मेदारों से मार खा चुके हैं। बहुतों की बीवियों को सरकारी अमले के लोग छीन कर ले गए हैं। कईयों के माँ बाप तो साहूकारों से परेशान होकर गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुके हैं। पर इन लोगों की आंखों में इतना खून कभी नहीं उतरा होगा, इनको इतना गुस्सा कभी नहीं आया होगा जितना कल देखने में आया। अरे उस औरत को क्या कहूं, कल गली में अपने लड़के को पीट कर चीख रही थी, बदमाश कहीं के, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, तेरी बोटी काट डालूंगी, तूने मेरा कलेजा जला दिया है। वह बार मेरी ओर देखने लगती थी। मैं कांप उठा, बड़ी घबराहट हुई। क्रूर चेहरों पर लंबे दांत निकाले लोग हंस रहे थे। दशरथ झट से आया और मुझे पकड़कर घर ले आया। लोग देख रहे हैं तुम्हें। दशरथ ने जब मुझे घर लाया तो सब लोग ऐसे बन गए मानो मुझे पहचानते ही ना हो। मैंने उनकी आंखें पहचानी, उनकी नजरों में भी वही गली के लोगों वाली बात थी। फिर मैं अपने अध्ययन कक्ष में आ गया और झट से दरवाजा बंद कर दिया और उसमें सांकल लगा दिया, जैसे किसी मुर्गी या बच्चों को दड़बे में बंद कर दिया हो। मैं और भी परेशान हो गया। कुछ दिन पहले की बात है, नन्हे गांव से हमारा एक असामी फसल के चौपट होने की खबर देने आया था। उसने मेरे बड़े भाई को बताया कि गांव के सब लोगों ने मिलकर देहात के एक बदनाम दलेर गुंडे को घेर लिया। फिर उसे मार कर उसका काम तमाम कर दिया। फिर कुछ लोगों ने उसका सीना फाड़ दिया। सीना फाड़कर उसका दिल और कलेजा निकाला, उसे तेल में तलकर आपस में बांटकर खा गए उसे, ताकि उनका भी हौसला बढ़ सके। ये सब देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैं बोल उठा। भैया और असामी दोनों मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे सड़क पर लोगों की नजरें घूर रही थी। ये सब सोचकर एड़ी से चोटी तक सारा बदन सिहर जाता है। ये लोग आदमखोर हैं। अरे ये लोग आदमखोर हैं, ये मुझे भी खा सकते हैं, ये लोग मुझे भी खा सकते हैं। ये सब आदमखोर हैं। याद आया, वो औरत भी तो कह रही थी कि तेरी बोटी काट डालूंगी। क्रूर चेहरों पर लंबे दांत निकाले लोग हंस रहे थे। और फिर उस असामी ने जो बात बताई, ये सब गुप्त संकेत हैं। अरे इन लोगों की बातों में कितना विष भरा है,
इनके इनके ये लंबे लंबे सफेद दांत आदमियों के हाड़ मांस चिपा चिपा कर चमक गए हैं। ये सब आदमखोर है, ये सब के सब आदमखोर है, ये सब आदमखोर है। मैं जानता हूँ कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब से महंत की पुरानी बही पर मेरा पैर पड़ा है तब से लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। इन लोगों के मन में ऐसी गांठ पड़ गई है कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये लोग किसी एक पर बिगड़ जाते हैं तो उसका जीना हराम कर देते हैं, उसे बदमाश समझ लेते हैं। खूब याद गया, बड़े भाई साहब मुझे निबंध लिखना सिखाया करते थे। कोई आदमी कितना भी भला रहा हो, यदि मैं उसके दोष बता देता तो भाई साहब को बहुत पसंद आता, और साथ ही यदि किसी के दोषों पर पर्दा डाल देता तो वह कह बैठते, ये तुम्हारी नई सोच है। अरे इन लोगों के मन की था कैसे पा सकता हूँ, खासकर जब ये लोग किसी को खा जाने के बारे में सोच रहे हो। बहुत गहराई से विचार किए बिना कुछ समझ पाना कठिन है। याद पड़ता है कि आदिम लोग अक्सर नर मांस खाते थे, आदमी का मांस खाते थे, पर सही से याद नहीं आ रहा। इस विषय में जानकारी हासिल करने के लिए मैंने इतिहास की पुस्तकों में खोजने का यत्न किया, पर कहीं भी कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिला। सद्गुण और सदाचार दोनों सभी पृष्ठों पर लिखे हुए मिलते हैं। नींद किसी भी तरह नहीं आ रही थी, इसलिए बहुत ध्यान से आधी रात तक पढ़ता रहा। जहां पर वास्तविक अभिप्राय समझ में आने लगे, पुस्तक में हर जगह एक ही बात लिखी थी, मनुष्य को खा दो, मनुष्य को खा दो। पुस्तक में लिखी वो सारी बातें और उस असामी की सारी बातें कैसे घूर रही है मेरी ओर घूर मुस्कुराहट से। अरे मैं भी तो मनुष्य हूँ, और ये लोग मुझे खा जाना चाहते हैं। इसको ले जाओ। बच्चन खाना लेकर आया। एक कटोरे में सब्जी थी तो एक में बाप से पकाई हुई मछली। मछली की आंखें सफेद पथराई हुई थी, जैसे कोई आदमखोर मुंह खोले बैठा हो। मैं खाने लगा। ग्लास निकलता जा रहा था, नहीं मालूम मछली खा रहा था या आदमी का मांस। सबको घोल डाला।
आराम से मेरे दशरथ से कहा, भैया भैया से कहो इस कोठरी में मेरा दम घुटता है, जरा आंगन में टहलूंगा। दशरथ चुपचाप चला गया और तुरंत ही लौटता रहा, उसने दरवाजा खोल दिया। मैं कोठरी में ही बैठा हुआ था, उठा नहीं, सोच रहा था कि अब ये लोग क्या करेंगे। इतना तो मुझे मालूम था कि ये लोग मुझे हाथ से निकल नहीं जाने देंगे। भैया आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते एक बुजुर्ग को साथ लिए आ पहुंचे। बूढ़े की खून से प्यासी आंखों में कटार की सी चमक थी। वो मुझसे नजरें नहीं मिलाना चाहता था कि कहीं मैं ताड़ न लूं, इसलिए गर्दन झुकाए हुए बैठा रहा और चश्मे के भीतर से कलखियों से मेरी ओर देख लेता था। भैया बोले, आज तो तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, तुम्हें दिखाने के लिए चांद मियां को बुलवाया है। पर मैं समझ गया था कि हकीम के वेश में आया वो बूढ़ा असल में जल्लाद है। वो मेरी नवस टटोल कर मेरे मांस का अनुमान लगा रहा था। उसे भी इस सेवा के लिए मेरा मांस का एक हिस्सा पाने की आशा थी, लेकिन इस बार भी मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं आदमखोर नहीं हूँ। लेकिन इन लोगों से अधिक साहस मुझ में है। मैंने अपनी दोनों कलाइयां आगे बढ़ा, ये सोचकर कि देखूं आखिर बूढ़ा करता क्या है। बूढ़ा चौकी पर बैठ गया, कुछ देर सोच में मौन रहा, फिर अपनी दूर आंखें खोलकर बोला, अपना विचारों को भटकने मत दो, बिल्कुल मत करो, कुछ दिनों तक पूरा आराम करो, चैन से रहो, तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने विचारों को भटकने मत दो, फिक्र बिल्कुल मत करो, कुछ दिनों तक पूरा आराम करो, चैन से रहो। हाँ हाँ, जब मैं खूब मोटा हो जाऊंगा तो इन लोगों को खूब मांस मिलेगा, पर मुझे इससे क्या मिलेगा? या इससे मेरी सेहत ठीक हो जाएगी? ये इन आदमखोरों का आदमी के मांस के लिए लालच और साथ में भले दिखने का दिखावा है बस। कायरता के कारण ये लोग तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाते। ये सब देखकर हंसी के मारे पेट में बल पड़ने लगते। मैं अपनी हंसी रोक न सका और ठहाका लगाकर हंसने लगा। खूब मजा आया। मैं जानता था कि मेरी इस हंसी में सच्चाई और निडरता छिपी है। भैया और हकीम के चेहरे पीले पड़ गए, वह मेरी सच्चाई और निडरता देखकर डर गए। मैं निडर हूँ, साहसी हूँ, इसलिए तो ये लोग मुझे खा जाना चाहते हैं, ताकि मेरा दमदार कलेजा खाकर इनका भी हौसला बढ़ सके। बूढ़ा हकीम उठकर जाने लगा। जाते जाते भैया के कान में कहता गया, तुझे अभी खाना है। भैया ने भी हामी में सिर हिला दिया। अब समझ में आया, विकट रहस्य खुल गया। अरे मुझे मालूम ही था, ये तो होना ही था। मेरा अपना भाई, मेरा सगा भाई मुझे खा जाने के षड्यंत्र में शामिल है। ये आदमखोर मेरा बड़ा भाई है और मैं एक आदमखोर का छोटा भाई हूँ। मुझे दूसरे लोग खा जाएंगे, तभी मैं एक आदमखोर का छोटा भाई ही रहूंगा। कुछ दिनों से दूसरी ही बात मन में आ रही है। हो सकता है हकीम के वेश में आया वो बूढ़ा जल्लाद ना हो, हकीम ही हो। अगर ऐसा भी है तो वो आदमखोर तो है ही, क्योंकि हकीमों के पुरखों की लिखी जड़ी बूटियों की पोथियों में लिखा है कि आदमी के मांस को उबाल कर खाया जा सकता है। सो वो हकीम आदमखोर नहीं तो क्या है? अरे मेरे बड़े भाई साहब का क्या कहना, वह तो आदमखोर है ही। जब मुझे पढ़ाते थे तो अपने मुंह से कहते थे, लोग अपनी बेटी को एक दूसरे से बदल कर खा जाते हैं। और एक बदमाश को भी उन्होंने कहा था, उसे मार डालने से क्या होगा, उसका गोश्त खा डालें और उसकी खाल का बिछावन बना लें।
तब मेरी उम्र कच्ची थी। सुनकर दिल देर तक धड़कता रहा। और नन्हे गांव के असामी ने जब एक आदमी को मार कर खा जाने की बात कही थी, तब भी भैया को कुछ बुरा नहीं लगा था।